के साथ मिलकर वो रात बहुत अच्छी तरीके से पार्टी करते हुए बनाई। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद आप भगवान से गरीब होने की शिकायत बंद कर देंगे और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे जो आपको अमीर आदमी था। वो गरीब और अमीर आदमी को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और गरीब को हमेशा ही मेहनत करना होती है, तब भी कई बारों से भूखा रहना होता है। रोज रोज की शिकायत सुनकर भगवान ने सोचा चलो आज इसको जवाब दे ही देता हूँ। तो ऐसे में भगवान ने क्या करा कि जो अमीर आदमी था उसको उस गरीब आदमी के बराबर गरीब बना दिया और दोनों को ही मछली पकड़ने वाली एक छड़ी दे दी, दोनों को एक बराबर का झोपड़ा दे दिया और दोनों के हालात बिल्कुल एक जैसे कर दिए। क्योंकि दोनों ही बराबर के गरीब थे और दोनों के पास मछली पकड़ने वाली छड़ थी तो दोनों ही मछली पकड़ने लगे। पहले दिन दोनों ने ही 10 मछलियां पकड़ी। मछली पकड़ने के बाद जो आदमी पहले से गरीब था उसने पूरी 10 मछलियों को बेच दिया और बदले में उसे 2000 रुपए मिले। अब इस आदमी ने अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा खाना खरीदा, थोड़ी मिठाई खरीदी और उस आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वो रात बहुत अच्छी तरीके से पार्टी करते हुए बनाई। लेकिन जो आदमी अमीर से गरीब हुआ था उसने सिर्फ 9 मछलियां बेची। उसने एक मछली को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी की 9 मछलियों को बेचकर 1800 रुपए कमा लिए। हालांकि ऐसा करने पर उसके परिवार को भूखा रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने यही किया। अगले दिन उसने 1000 रुपए खर्च करके एक मछली पकड़ने वाली छड़ खरीदी और 500 रुपए एक इंसान को देकर अपने साथ काम करने के लिए रख लिया और 300 रुपए बचाकर रख लिए ताकि कभी जरूरत पड़े तो काम आ सके। अब अगले दिन जो इंसान पहले से गरीब था, जिसने अपनी मछली के सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे, उसे फिर से 10 मछलियां मिली। इस बार भी वही हुआ। शिकायत करने वाले शख्स ने अपनी सारी मछलियों को बेच दिया और उस पूरे पैसे को अलग अलग जगहों पर खर्च कर दिया। लेकिन जिस इंसान को भगवान ने गरीब बना दिया था उस इंसान को अब 20 मछलियां मिली। इस बार उसने 18 मछलियों को बेचा और 2 मछलियों को अपने परिवार के साथ खाकर सो गया। इस बार उसके परिवार को थोड़ा खाना ज्यादा मिला, लेकिन उनका पेट ठीक से भरा नहीं था। फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। अगले दिन फिर वही हुआ और जिस इंसान को भगवान ने गरीब बनाया था उसने 18 मछलियों को बेचे हुए 3600 रुपए से 2000 रुपए निकाल करके 2 छड़ और खरीदी और उसके साथ ही 3 लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया, हर एक को 500 रुपए देकर के। उसके पास 100 रुपए अभी भी बचे थे तो उसने वो पैसे बचत में लगा दिए। उस दिन भी शिकायत करने वाले को सिर्फ 10 मछलियां मिली, उसे 2000 रुपए मिले और उसने उन सारे पैसे को फिर से किसी न किसी जगह पर बहाने बना करके खर्च कर दिए और उसके पास जरा भी पैसे उसने नहीं बचाए। लेकिन दूसरे शख्स को शाम होते होते 40 मछलियां मिल चुकी थी और शाम को इस अमीर से गरीब बने इंसान ने अपने परिवार को 4 मछलियां दी, जिसके बाद उस परिवार ने पेट भर के खाना खाया और उसने बाकी की 36 मछलियां बेच दी और उसे 7200 रुपए कमाए। अगले दिन उसने 3000 रुपए में 3 छड़े और खरीदी और अब उसके पास कुल 7 छड़े हो चुकी थी। उसके पास कुल मिलाकर अभी भी 4600 रुपए बचे थे तो उसने 7 लोगों को बुलाया, हर एक को 500 रुपए दिए और उन्हें मछली पकड़ने के लिए रख लिया और खुद उनके काम पर नजर रखने लगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उस इंसान के पास 1100 रुपए बच गए थे। जब शाम हुई तो इस इंसान के पास 70 मछलियां थी। उसके पास पहले से ही 1100 रुपए थे। उसने दिन भर कोई काम नहीं करा था तो वो ज्यादा थका हुआ भी नहीं था। उसके पास 7 छड़े थी जो कि इसकी ही थी, उसकी एसेट थी। उसके पास काम करने वाले लोगों की एक टीम थी जो उसके लिए काम करती थी। और शाम को इस इंसान ने 66 मछलियों को बेचकर 13,200 रुपए कमाए। उसके पास पहले के बचे हुए 1100 रुपए तो थे ही, मतलब अब उसके पास अच्छी खासी पूंजी भी थी और उसने परिवार को मछलियों के साथ अच्छा खाना भी खिलाया। अगले दिन उसने फिर से कुछ छड़े खरीदी, इस बार ज्यादा लोगों को काम पर रखा और पहले से ज्यादा पैसे कमाए। रात को परिवार के साथ मछलियां खाई और थोड़ा अच्छा खाना भी खाया। वो आदमी यही काम हर रोज करता रहा और थोड़े दिन में पहले से ज्यादा अमीर हो चुका था। उसने अपने पुराने घर को फिर से खरीद लिया और अब उसके लिए मछली खाना मजबूरी नहीं शौक था। साथ ही उसे काम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने अपने काम की देखभाल के लिए कई मैनेजर्स, अकाउंटेंट और दूसरे लोगों को रख लिया था और वो अपने पैसे दूसरी जगह इन्वेस्ट भी कर सकता था। लेकिन जो शिकायत करने वाला इंसान था वो अभी भगवान से यही शिकायत कर रहा था कि भगवान आपने मुझे गरीब क्यों बनाया और उस अमीर इंसान को इतना आराम क्यों दिया। अब आप समझदार हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि भगवान किसी का फेवर नहीं करते, वो सभी को एक जैसे ही देखते हैं, सभी को एक जैसे मौके देते हैं, सभी को एक जैसे संसाधन देते हैं, सभी को सफल और धनवान होने का अधिकार देते हैं। और आपको ये भी समझना होगा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इस कहानी में भी आपने देखा कि उस इंसान ने गरीबी से वापस अमीर होने के लिए पहले कुछ समय तक आधा पेट खाना खाया, उसके बाद भरपेट खाना खाया, फिर भी बचत के साथ पैसे खर्च करे और अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट भी करता रहा। जबकि गरीब इंसान सिर्फ मजे में लगा रहा और शिकायत करता रहा और हमेशा गरीब बना रहा। अगर आपको लगता है कि अमीर इंसान रिच होने के लिए तकलीफें नहीं उठाते तो नहीं है, वो गरीबों से ज्यादा तकलीफ उठाते हैं। वो अपने आराम के लिए गरीब लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं पर शिकायत नहीं करते और वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्हें अमीर होने का अधिकार भी है। तो अगर आप गरीब हैं तो अपनी गरीबी की शिकायत मत करिए, बल्कि उस काम को पूरी ईमानदारी से करिए जो आपको मिला है। ये सोचिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाया जाए और अपने पैसे को सही तरह से खर्च करिए। अपने पैसे को सही कहानी समझ में आई है चीजें, कुछ किस किस पर्सन को इसका मोटिव समझ में आया है वीडियो को, या फिर किस किस पर्सन ने चीज को सही से अंडरस्टैंड किया है, समझ में आई है चीजें कि हमारे पास सेम अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म है, ठीक है,
और कुछ पर्सन इस प्लेटफॉर्म में फेल होते हैं, कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं। और सक्सेसफुल होने वाला पर्सन कुछ नहीं करता, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैनेजमेंट करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट करता है और एक सही डायरेक्शन पे काम करता है। और दूसरा इंसान क्या कहता रहता है, मेरा तो काम नहीं चल रहा, मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरे तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। गलती से अगर एक दो पे आउट आ जाए तो क्या करते हैं जी, मेरे शादी में जाना है, मेरे ड्रेस लेनी है, मेरे को ये खरीदना है, मेरे को वो खरीदना है। उस इन्वेस्ट नहीं करता सही प्लेस, है ना। सही प्लेस पे इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता है, हम एक सेटअप लगा सकते हैं, एक अच्छा सा माइक ले सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, अपना पता है अगर हमारे नेटवर्क इशू है तो वाईफाई लगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब छोटी छोटी चीजों पे हम राइट प्लेस पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो बिजनेस है, काम है, वहां से एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। तो मेन चीज क्या होती है ना, प्लेटफॉर्म सबके पास सिमिलर होता है, ठीक है ना। उस चीज के लिए आपको एक अच्छे से एफर्ट और अच्छे तरीके से क्या करनी पड़ती है, चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है, जिससे फिर आपका जो काम होता है वो डे बाय डे सही डायरेक्शन की तरफ जाता है, ठीक है जी। आगे सभी पर्सन, अभी भी कुछ पर्सन रहते हैं जो आप लोगों की टीम्स के यहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं, ठीक है। बड़े सारे पर्सन ऐसे हैं जो अभी ऐसे ही बैठे हैं वीडियो ऑफ करके, ठीक है। सो यार ट्राई करो कि आप सभी मीटिंग में बैठो, प्रेजेंट हो पाओ, ठीक है। खासकर आप लोग जो सुपरवाइजर्स पर्सन हैं, ठीक है, आप सभी तो टाइम से बैठो, आप लोगों को समझाई भी है चीजें। तो आज के हमारे बेसिकली 4 टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। कल आप लोगों ने फॉलो अप तक चीजें देखी थी, ठीक है। एंड फॉलो अप के बाद मस्ट क्या होता है कि फर्स्ट होता है कि और कैसे हम पर्सन को डाइट प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट। सेकंड होता है कैसे उसके ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करते हैं, एंड थर्ड क्या होता है जी, उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है, राइट। एंड उन सबसे अलावा भी एक टॉपिक होता है कि कैसे एक पर्सन को इन्वेस्टेबल माइंडसेट तक लेके जाते हैं, ठीक है। एंड वो सबसे मस्ट होता है, मेरे को लगता है कि वो टॉपिक सबसे मस्ट है। सो रेडी हो, स्टार्ट करें मीटिंग को। आ गए सभी पर्सन है ना, ऑलमोस्ट चलो आ गए, बाकी कुछ रहते हैं जो आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस मीटिंग को। एंड डायरी पेन के साथ और दिमाग के साथ इस मीटिंग को लगाना प्लीज, ठीक है। डायरी चाहे ना भी हो, दिमाग जरूर होना चाहिए साथ में, ठीक है। तो और फोकस काम पे होना चाहिए, मीटिंग्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस मीटिंग को। देखो सबसे पहले बात क्या होती है ना, अब हम आ जाते हैं, मैं थोड़ा रिकॉल कराता हूँ। फॉलो अप हो गया, फॉलो अप में आपने जो जो बताना था बता दिया उसको, ठीक है ना। अब बात आती है कि फॉलो अप तक वो आपसे थोड़ा कनेक्ट हो जाता है पर्सन, ठीक है। फॉलो अप के बाद मेन हमारा फंडा होता है कि ये नेक्स्ट 3 to 4 डेज जो जाएंगे, इसमें उससे क्या क्या चीजें हम कराएं या क्या क्या डाटा उसको प्रोवाइड करा पाए, ताकि वो पर्सन हमारे साथ में आगे क्लोज हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि इंसान आपकी बात को कब सुनता है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि वो हमारी बात को मानेगा कब और सुनेगा कब, ठीक है। तो सबसे पहले वो हमारी बात को तब सुनता है, या मैं आपको एग्जांपल के तौर पर सुनाऊं, एक गिलास में पानी कब डाला जाता है, जब उस गिलास को पहले खाली किया जाता है ना। तो वो पर्सन हमारी बात को फॉरएवर को कब समझेगा, जब उसको माइंड को लेके थोड़ा सा हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम उससे ना, जैसे फॉलो अप हमारा हुआ है, फॉलो अप के बाद उससे हम कुछ बात करते हैं, लाइक यार जैसे हर इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, उसके हर इंसान की कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रीम है। तो आप फॉलो अप के बाद आपका क्या फर्ज बनता है, उससे पता करने का कि अच्छा उसको लाइफ में चाहता क्या है, वो मतलब उसकी अचीवमेंट, मतलब क्या उसको अचीव करना है, क्या उसके ड्रीम्स हैं, क्या इमोशनल ड्रीम्स क्या है, उसकी फैमिली को लेके, खुद को लेके उसके क्या ड्रीम है, ठीक है ना। तो फॉलो अप के बाद आपने उससे वो कम्युनिकेट करना होता है कि क्या करना चाहते हो लाइफ में, यार आपको क्या टारगेट है, ठीक है ना। या फिर जैसे उसकी आप नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है, या आपने उसकी फैमिली के बारे में पता किया, पूछा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो है उसकी फैमिली का, एंड उसको एग्जैक्टली क्या नीड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको जब तक ये नहीं पता ना कि उसको चाहिए क्या, तब तक आप उसको समझा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसके ड्रीम्स के बारे में पता किया। अब ना कई लोग ना जो आते हैं फॉरएवर में, वो ना मतलब ऐसे भी होते हैं 18 साल 19 साल 20 साल, है ना। इनफैक्ट कुछ ज्यादा एज के भी होते हैं, 20 22 21 साल 22 23 24 साल के, ठीक है ना। बट ना प्रैक्टिकल बड़े कम होते हैं लोग, उनको पता क्या लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। होता है ना कई पर्सन को कि मेरी प्रिपरेशन चल रही है, किस चीज की प्रिपरेशन चल रही है, मेरी गवर्नमेंट जॉब की चल रही है, मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, ठीक है ना। एंड उनको लगता है कि मेरा यहाँ से हो जाएगा, 101% हो जाएगा। बट बात पता है क्या होती है, चीज को आप लोग समझने का ट्राई अप करो कि जब आप ना रिकॉर्डिंग के लिए ना वो करो यार कोई भी, ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि जब आप उस सामने वाले पर्सन जो आपके पास आया है, ठीक है ना, अब सबसे पहले जब आपको उसके ड्रीम्स के बारे में पता है, ठीक है, कि यार अच्छा तुझको लाइफ में क्या क्या अचीव करना है। अच्छा उसको कहीं होता है मेरे को घर बनाना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, कहीं होता है कि यार मेरे को अपनी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री करना है, ठीक है, अभी रेंट पे रहते हैं, खुद के घर पे रहना है, ठीक है, या फिर मैं अपनी मदर के लिए ये करना चाहती हूँ। मतलब हर बंदे का अलग अलग है ना, होने भी बड़े जरूरी है, क्योंकि विदाउट ड्रीम आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। और फिर लाइफ में कहते हैं जब तक पर्पज नहीं है तब तक जाओगे कहाँ पे, है ना।
जब तक पर्पज होना बड़ा जरूरी है। तो जब आपने उसके बारे में समझ लिया, जान लिया, तो फिर आप उसको एक बात बताओ कि चलो जो आप अभी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप अपनी स्टडी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, इसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है। वो बता देगा मेरी एमएससी होनी है, एमकॉम होनी है, एमबी होनी है, जो भी होनी है, ठीक है ना। उसके बाद उसको बताओ कितने नंबर ऑफ परसेंटेज पर्सन ऐसे होते हैं जो सेम प्रोफेशन को फॉलो करके चल रहे हैं, ठीक है ना। एंड उसके बाद में उसको सक्सेस रेशो बतानी होती है उस काम की, कि वो, तो उसको हमें बताना होता है कि अगर वो पर्सन जो भी कर रहा है लाइफ में, ठीक है ना, जो वो चाहिए उसको और जो वो कर रहा है, क्या वो दोनों रास्ते मैच करते हैं, नहीं करते। समझो मेरे इस पॉइंट को, कि जो उसको चाहिए लाइफ में, जो वो करना चाहता है, एंड जिस रास्ते पे अभी एट प्रेजेंट टाइम पे वो है, ठीक है, उसको बोलो कि मेक श्योर आपका हो जाए, ठीक है, पर सच बताना पॉसिबिलिटीज कितनी, ठीक है। क्योंकि लोग ना प्रैक्टिकल बड़े कम है। जैसे कोई एक इंसान रहता है, जैसे आप कोई यूपी में किसी एक एरिया में रहते हो, एमपी में किसी एरिया में, हरियाणा के आप किसी, फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ कुरुक्षेत्र में, तो मैं अपने 18, 19, 20 साल की एज तक कहाँ घूमा हूँ आज तक? अपने कुरुक्षेत्र के, या तो अपने रिलेटिव्स के घर गया हूँगा, ठीक है, या कुछ एक दो ट्रिप पे गया हूँगा स्कूल कॉलेज की तरफ से, ठीक है, या फिर अपने सराउंडिंग में 50, 60, 100 किलोमीटर के एरिया में, राइट। और हम लाइफ को किस बेस पे जज करते हैं कि सही यही होगा सब कुछ, ठीक है ना। कॉलेज कितने होंगे, यही होंगे। कितने लोग, आपको पता है ग्रेजुएट कितने लोग, ग्रेजुएशन कितने लोग करते हैं एक साल के अंदर? नंबर ऑफ परसेंटेज निकाल के देखो, करोड़ों बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं एक साल के अंदर, ठीक है। तो उनमें से आपके जो जिस फील्ड में आप जा रहे हो वो कितने हैं? अरे ये चीज निकालो कि कितने % लोगों को हर साल गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड हो सकती है। आप गूगल से निकाल सकते हो ना चीजें, या आपके सीनियर से ले सकते हो कि पूरे ईयर में कितने % ऐसे लोग हैं जितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। दूसरी बात है, कितने बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, गूगल करके देख लो पूरे इंडिया में, ठीक है। कितने बच्चे ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। तो उसको एक बात बोलो कि नो डाउट जो आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, मेरी गुड विश आपके साथ आपका हो जाए, बट बाय चांस नहीं हो पाया, तो आपकी ड्रीम ऑप्शनल है ये कंपलसरी है? ये बताओ मेरे को पहले। क्या पूछना है उसको कि जो आपकी जो ड्रीम है ना, जो आपने बताया कि घर ये वो, ठीक है ना, आपकी सच में है ड्रीम या खाली ड्रीम ही है? ये अचीव करना है या फिर मतलब ये अचीव करना है या फिर इस चीज को ऐसे ही वो करना है? तो सामने वाला बोलता है कि नहीं मेरे को तो ये चीज वही करनी है, ठीक है ना। ये अगर आपकी लाइफ में ड्रीम पूरे ना हो पाए तो क्या होगा? तो कहेगा यार फिर तो कुछ मोटिव ही नहीं है ना, फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है। तो अगर आपके लिए कंपलसरी ड्रीम है तो आप एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और पक्का रास्ता लेके चल रहे हो। इतने % लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इतने % लोगों को जॉब मिलती है जो आपका सब्जेक्ट है। और आज जो फॉर एग्जांपल कहीं में फर्स्ट ईयर में है, उनको बोलो अभी उनकी इस लाइफ के 5 से 6 साल सिर्फ स्टडी के पड़े हैं। प्रैक्टिकल बात है। और आज जो कंपटीशन है 6 साल बाद वो बढ़ेगा या कम होगा, ये बताओ? ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा और ज्यादा लेवल पे जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जॉब मिलना आसान होगी, मुश्किल होगी। आज नहीं मिल रही है, 6 साल बाद कहाँ प्रैक्टिकल है? तो लोग प्रैक्टिकल नहीं हो पाते दिन भर लाइफ में, ठीक है। उनको प्रैक्टिकल करना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर उसको आप उनको बता सकते हो कि अगर आप इतने ही टाइम पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्किंग करोगे ना, तो इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करके विद इन ईयर या 1.5 साल में आप अपना मैनेजर क्वालिफाई कर लोगे। और अगर एक बार आपने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया तो आप उस अर्निंग तक पहुंच जाओगे कि अगर आपको महीने 1 लाख रुपए आ रहा है तो भाई तब वो ड्रीम आपके पूरे हो सकते हैं। ये उसको पूछो जो वो ड्रीम बता रहा है अगले 5 साल में पूरे करने, अगले 20 साल में पूरे करने। पूछो उसको, क्वेश्चन को पुट करो उसको, तो घर 5 साल में चाहिए, 20 साल बाद चाहिए, 5 साल में चाहिए, तो उसको बोलो 5 साल की तेरी स्टडी पड़ी है तो घर कैसे बनाएगा एक साथ? कैसे ये काम होगा, ठीक है ना। तो जब आप उसको ना करोगे, बात करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो उसको ना खुद एक चीज समझ में आएगी, यार आज तक तो इतना सीरियस होकर मैंने समझा ही नहीं कोई भी चीज, ये मैंने कोई चीज सुनी ही नहीं है, मैंने इतना सीरियस हो गया तो कोई चीज, ठीक है। तो फिर ना पहले मैंने क्या बोला, कुछ भी चीज दिमाग में डालने से पहले दिमाग खाली करना पड़ेगा, जो कचरा भरा होता है लोगों के माइंड में। और वो कब खाली होगा? जब क्वेश्चन की जाएगी, तो उससे बात की जाएगी उस चीज के रिगार्डिंग, जिसको पूछा जाएगा कि भाई जो तू कर लेके चल रहा है अपने साथ में, क्या सच में तेरे को एक ग्रोथ दिला देगा प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद उसको बोलो कि मैं कहता हूँ कि जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, नो डाउट, ठीक है ना। बट अभी के टाइम पे स्किल्स की वैल्यू है, डिग्री कितनी नहीं है, ठीक है। तो आप भी स्टडी को कंटिन्यू रखो, प्लस साथ में बिजनेस करके यहाँ पे आपकी स्किल डेवलपमेंट हम करा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अगले 1 साल तक आपने कंटिन्यू रखा तो फॉर श्योर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अच्छी खासी ग्रोथ को कर सकते हो, ठीक है। तब वो आपकी बात को समझने के लिए रेडी हो। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते जाओ, मीटिंगें दे रहे हो, चेकआउट आप चेक ही नहीं कर रहे कि वो रिसीव कर भी रहा है, नहीं कर रहा। वो रिसीव वो तब करेगा जब आप उसको पहले प्रैक्टिकल करोगे। तो सबसे मस्ट चीज क्या है, उसको प्रैक्टिकल करना उसकी लाइफ को लेकर, ठीक है, ताकि वो रिसीविंग मोड में आए कि हाँ मैं चलो सुनता हूँ अब क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। काफी लोग आपकी मीटिंग्स ऐसी लगा लेते हैं,
कि चलो लगा लेते हैं यार, ठीक है ना, मीटिंग्स में देखेंगे। अब अगर आप लोगों को पता था कि आज मीटिंग होगी, कुछ वैल्यूएबल डाटा मिलेगा, तो आप क्यों बैठे हो यार? क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें वैल्यूएबल मिलने वाली है ना, समझ में आने वाली है। तो अगर रिसीवर होगा स्ट्रॉन्ग, तभी तो फिर क्या होगा, आपकी जो बताई हुई मीटिंग्स होंगी, नॉलेज होगी, वो उसको दिमाग में जाएंगी बातें, ठीक है। बट अगर आपने उसको प्रैक्टिकली नहीं किया, लाइफ को लेकर उसको क्वेश्चन ही नहीं किए, तो वो क्या करेगा, आपकी किसी बात को सीरियसली नहीं लेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या समझ में आया, प्रैक्टिकल करना है उसको, ठीक है। और वो करना कैसे है, पहले उसके ड्रीम्स के बारे में उसको आपको पता होना चाहिए, फिर आप उसको कंपेयर करके दिखाओगे उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, फिर उसको आप बता सकते हो कि फॉरएवर से वो कैसे ग्रो कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट है, ड्रीम्स, प्रैक्टिकल और कंपेयर, ठीक है। ये चीजें आपको उसके प्रोसेस में लेके आनी है, ताकि आपको समझ में आए, उसको समझ में आएगी उसको इस प्लेटफॉर्म की क्यों नहीं है, ठीक है। उस बेस से फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको समझा सकते हो, आपकी बातों को समझने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है ना, उसके बाद उसको फिर जब आप फॉरएवर का ना एक रोड मैप देते हो, ठीक है ना, उसके बाद फिर आप उसको एक फॉरएवर का रोड मैप दोगे। क्या करना है फिर, 4th पॉइंट क्या करना है, रोड मैप देना कि भाई इसके बाद ये अचीवमेंट होती है, सुपरवाइजर्स के ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ पे एएम पे ये बेनिफिट्स होते हैं, मैनेजर पे ये बेनिफिट होते हैं। और जैसे आप जिस उसके बारे में उसको बता रहे हो, उन सब के बारे में कि चलो मैं तेरी बात में कल एक सुपरवाइजर से कराती हूँ, पहले रोड मैप दे दिया हल्का सा। एएस ये होता है लेवल, एएस पे इतनी अर्निंग आती है, सुपरवाइजर पे इतनी आती है, एएम पे इतनी आती है, मैनेजर पे इतनी आती है, सीनियर मैनेजर पे ये होता है, ठीक है ना। इतना रोड मैप दे दिया, चलो एक काम करती हूँ मैं तेरी बात ना, अच्छा अगर तेरी एएस से बात कराऊं तो उसको फिर जब आप किसी एएस से बात कराओगे, उस एएस की हाइप बना के उसको बात कराओगे, वो सुनेगा, ठीक है। फिर बात करो कि अच्छा जब पर्सन का सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर पर्सन इतनी अर्निंग करता है, ऐसे करके काम करता है, तो एक काम करती हूँ, तेरी बात निकले सुपरवाइजर से कराती हूँ, ठीक है, मैं टाइम लेती हूँ तेरे लिए, ठीक है, मैं तेरे लिए टाइम लेता हूँ। तो क्या होगा, उसके माइंड में हाइप जाएगी कि यार सुपरवाइजर से मेरी बात होगी, फिर सुपरवाइजर से किसी टाइम लेके उसकी बात कराओ, फिर किसी एएम से बात होगी जब उसकी, फिर किसी मैनेजर से जब बात हो रही है कि भाई बंदा मैनेजर है जिससे 1.5 साल पहले काम स्टार्ट किया था, अभी वो महीने का 1.5 लाख कमाता है, ठीक है। एक काम करता हूँ, जो तेरे लिए टाइम लेता हूँ, सीरियस होकर अंडरस्टैंड करूँ, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, अभी मीटिंग टाइम ले लिया सर से, लिंक भेज दिया करना ज्वाइन सर, बोल देंगे सर हमारे बड़े अच्छे हैं आपके लिए बड़ा, वहां पे फिर क्या वो करने लग जाते हो आप। वो जो ऑन द कॉल उससे बात कर रहे हो ना, वहां पे हाइप बनती है, ठीक है। तो जब आप एक मैनेजर से उसकी बात कराओगे फिर तो क्या होगा, उसके दिमाग में आएगा कि अच्छा ये लेवल्स हैं, ऐसे करके अगर मैं करूंगा तो ग्रोथ होगी, ठीक है ना। मेरी एक मीटिंग लगवा दो, अगर आपके पास कोई कोडिंग पड़ी होगी, कैसे भी पड़ी होगी, तो पता क्या है ना, तब जब आप उसको एक रोड मैप दो, रोड मैप क्या कोडिंग गाइडेंस करवाओ उसको। हम गाइडेंस कैसे कराते हैं, पीपीटी होगी, सर से सीधा मैनेजर से मिलवा दिया किसी से, रोड मैप दे सकते हो ना आप उसको। फॉलोअप के बाद डे 1 में डे 2 में रोड मैप दे दिया, फिर एक सुपरवाइजर से, एक एएस से गाइड कराया, फिर सुपरवाइजर से, फिर एएम से, फिर मैनेजर से, फिर मेरी मीटिंग लगवा दी, सबके बारे में, सबके पे आउट टू सबकी दिखाओ प्रोफाइल ओपन कर करके उसको। तो बंदे को स्टेप टू स्टेप लेके जाना पड़ता है आगे, ठीक है। यहां तक हो जाएगा पर्सन्स का, समझा दोगे रोड मैप तक। उसके बाद 3 चीजें और ध्यान रखनी है। अब बात आती है उसका इन्वेस्टेबल माइंडसेट कैसे बनता है, ठीक है। जब आपके साथ 2 दिन उसके हो गए, 3rd डे में आप उसको एक क्वेश्चन पुट करो, जूम पे लेके ना 2 बार जरूर बैठा करो, 2-3 बार बैठो, सुबह शाम तो जरूर बैठो उसको लेके जूम पे। अगर आपको कोई नया पर्सन है, वो पर्सन आपको एक मैनेजर हो सकता है, वो आपको एक बात याद रखना, क्या आपका वो पर्सन आपका आने वाली टाइम का मैनेजर हो, तो यार उस पर आज इन्वेस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम 20 मिनट का सुबह, 20 मिनट का शाम को कर सकते हैं ना। तो जब उसको जूम पे लेके हम बैठे हैं, ठीक है, उसको एक बात पूछो कि चलो अच्छे एक करना, तेरे को एक टास्क देना है मेरे को प्रैक्टिकली, ठीक है, तेरे को मेरे साथ साथ बताना है। उसको एक बात बोलोगे, चलो अगर तुम्हारे पास ना, तुम्हें 1 लाख रुपए महीने कमाना है, किसी भी बिजनेस से 2 ऑप्शन दे दो उसको कि आपका एक तो फिर या तो रेस्टोरेंट का बिजनेस लगा ले, या फिर लगा ले तेरे कपड़े का बिजनेस, ठीक है। तेरे को ना 1 लाख रुपए महीने कमाना है, ठीक है ना, तू कैसे उस बिजनेस को क्या करेगा, कैसे चलाएगा उस बिजनेस को, या फिर उसका सिनेरियो क्या होगा चलाने का, ठीक है। मैं जो तेरे को समझ है बिजनेस समझ मेरे को बता, ठीक है। बोल सकते हैं ना कि तेरे को महीने का 1 लाख रुपए कमाना है, 2 बिजनेस के ऑप्शन तेरे पास, दोनों में से किसी एक को चूज कर, उसके बारे में मेरे को बता, तो कैसे अर्निंग करेगा, तो कौन सा कोई भी चूज कर लेगा वो, ठीक है। उसको बोल सकते हो अच्छा बता फिर तेरे को अगर कपड़े का बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाना तो क्या करेगा, ये तेरे को अगर रेस्टोरेंट के बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाना है कैसे करेगा, पूछ सकते हैं इतनी बात हम उसको, ठीक है। फिर वो बोलेगा कि सबसे पहले तो यार इसमें मेरे को नॉलेज लेनी पड़ेगी,
है ना। तो उसको बोलो बिल्कुल, पहला पॉइंट तुम्हारा नॉलेज लेनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर कोई प्लेस बाय करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड क्या करना पड़ेगा, फिर आपको वहां पे वो रखना पड़ेगा, मतलब सेल्समैन रखने पड़ेंगे जिस भी चीज का आप काम करोगे, ठीक है। फिर स्टॉक रखना पड़ेगा, फिर आपको डिस्प्ले लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फिर कस्टमर्स की नीड पड़ेगी, फिर उसके लिए एड रन करनी पड़ेगी। एंड अगर मेरे को 1 लाख रुपए की बचत करनी है तो तुम्हें बता सेल कितने करनी पड़ेगी, कम से कम 5 लाख की। अच्छा 5 लाख की सेल करने के लिए कितने का स्टॉक रखना पड़ेगा, कम से कम 15-20 लाख का, ठीक है। और 15-20 लाख का स्टॉक जहां रखना है वो गोडाउन कितने का बनेगा, तो उसको बताओ, समझाओ उसको कि 1 लाख रुपए बचाने के लिए ना कम से कम जेब में 30-35 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। और वो भी तो अगर आप उसे क्वेश्चन पुट करके पूछ रहे हो तो उसके दिमाग में क्या बात जाती है, क्या कोई भी बिजनेस होता है ना, अगर लाख रुपए बचाने होते हैं, ठीक है, तो उसमें लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, समझ रहे हो। तो उसको बोलो कि अगर फॉरएवर से ना हमारे सीनियर भी लाखों रुपए कमाते हैं, उनका कुछ भी इन्वेस्ट नहीं हुआ। अच्छा उसको एक बात पूछो, अगर तुम्हें ना कोई ऐसा काम मिले जिसमें सिर्फ तुम्हारे 15-20 हजार रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, तुम्हें 1 लाख रुपए कमाने का मौका मिले, ठीक है। स्टॉक फ्री में मिल जाएगा तुम्हें, गोडाउन फ्री में मिल जाए, ठीक है, डिस्प्ले सेंटर फ्री में मिल जाए, सीनियर्स फ्री में मिल जाए, नॉलेज देने वाले फ्री में मिल जाए। तो अगर सिर्फ 15-20 हजार की कॉस्ट तुम्हारे पे लगी उस पे, तो तुम्हें क्या लगता है उस बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाना चाहिए, कमाना चाहिए। पहले जो बिजनेस होते हैं उसके बारे में उससे डिस्कशन करो बैठ के, उसके बाद फिर उसको बताओ कि अगर एक साइड तुम लाखों रुपए 30-35 लाख लगा के 1 लाख रुपए बचाओगे, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 20-30 हजार से अगर तुम्हारा कोई बिजनेस है स्टार्ट करा दो जहां तुम 1 साल बाद लाख रुपए कमा लो, तो उसको क्या, वैसे 2cc बहुत बड़ा लगता है, बट जब प्रैक्टिकल उसको समझा के चलते हो ना फिर 2cc बड़ा नहीं लगता, ठीक है। उसको बोलो गोडाउन फ्री में मिल गया, स्टॉक फ्री में मिल गया, सेल्समैन फ्री में मिल गया, सब कुछ फ्री मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। सिर्फ एक छोटी कॉस्ट है, वो भी तेरे को अपने पास में क्या करना पड़ेगा, एक अपने इतने पॉइंट की टर्नओवर करनी पड़ती है। इतना इन्वेस्टेबल माइंडसेट बना सकते हैं कुछ पॉइंटों से, कुछ क्वेश्चनों से, ठीक है ना। क्योंकि जब ना आप अपने बिजनेस में घुसोगे ना 10 तरीके निकलते हैं बताने के, ठीक है। उसको खुद बताएगा कि इतने इतने पैसे लगते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको बोल सकते हैं कि यार देखो हमारे ना फॉरएवर की ना टर्नओवर इतनी सारी है, ठीक है, इतनी बड़ी टर्नओवर है, ठीक है। क्या लगता है अगर तुम्हें ना कहीं पे 20 हजार की जॉब मिले, ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले तुमसे क्या पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास डिग्री क्या है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है, तुम्हारे पास स्किल्स क्या है, नॉलेज क्या, पूछेंगे नहीं पूछेंगे। फॉरएवर में कोई नहीं पूछता क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सारा खुद का है। आप चाहे 0 पास हो, कोई आपने क्लास नहीं कर रखी है, चाहे 12th पास हो, चाहे आपने MBA कर रखी है, चाहे आपने PhD कर रखी है, डज नॉट मैटर, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सारा खुद का है, ठीक है ना। हमारे सीनियर्स खुद सिखाते हैं सारा कुछ। और जब अपनी एजुकेशन में तुमने कितना पैसा लगाया होगा, सामने वाले पूछ सकते हैं ना कितना पैसा लग जाता है अपनी ग्रेजुएशन करने में, मास्टर डिग्री करने पे, ठीक है, लग जाता है बचपन से लेके एंड तक लग जाता है 5-10 लाख रुपए, राइट। फॉरएवर में क्यों, उस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू तुम कितना पैसा कमाते हो अभी, ये कितना पैसा कमा सकते हो महीने का अभी एट प्रेजेंट टाइम पे, आप तो कोई 20 हजार भी दे आफ्टर ग्रेजुएशन, राइट। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम खुद का है, ठीक है, जिसमें तुम्हें एग्जैक्टली बताया जाएगा कि लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। तो उस एजुकेशन सिस्टम की फीस कितनी होनी चाहिए जो 1 साल में लाख रुपए कमाना सिखा सकता है। कर सकते हैं बातें हम ऐसी अपने पर्सन से, ठीक है ना, कि तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम जो तुमने किया है उससे तुम्हें 20 हजार की जॉब मिलेगी, ठीक है ना। हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसको अगर तुम लगाओगे, समझोगे उससे, ठीक है ना, उससे विद इन ईयर तुम 1 लाख रुपए कमाना सीख सकते हो, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ अगर तुम्हारा कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो तो कितनी फीस लोगे, ठीक है। तो सामने वाला बोलेगा कम से कम 15-20 हजार तो मेरे को रखनी चाहिए, ठीक है, कि कम से कम इतना पैसा तो मेरे को रखना चाहिए। समझ में आ रहे हैं पॉइंट या नहीं आ रहे आप लोगों को, ऊपर से तुम जा रहे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपका बिजनेस में ध्यान है तो भाई आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे, ठीक है ना। वहां पे बंदे सामने वाले पर्सन को ना ये नहीं होता कि उसको तो पता लग गया क्या इसको करवाएं, भाई अच्छी बात है उसको पता चला है, ठीक है। आपने बताओगे तो कोई तो उसको बताएगा। लोग तो पहले दिन PPT करते हैं, दूसरे दिन 2cc क्लियर कर देते हैं, आपको पता है, क्योंकि वो बल्क में काम करते हैं, उनको टेंशन ही नहीं होती कि पर्सन लूज हो जाएंगे। हमारे पर्सन तो लेके महीने में 4 लोग आते हैं, उसमें से भी 2 की कन्वर्जन करानी पड़ती है उनके साथ में, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर इन पॉइंट्स को आप समझोगे तो आप 3 to 4 डेज में उसको इन्वेस्टेबल माइंडसेट क्रिएट कर सकते हो कि उसको फॉरएवर में AS क्यों करनी,
ठीक है। एंड उसके बाद आप उसको बताओगे कि आप इस लेवल को करके इतनी अर्निंग्स को क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, तो वहां पे फिर उस सामने वाले पर्सन का क्या होता है, सामने वाले पर्सन उस चीज को सही तरीके से सीख जाता है करना। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं जी, तो उसको फिर उसके बाद दिखा सकते हो कि जैसे कि जो उसके ड्रीम थे, स्टार्टिंग का जो पॉइंट था, ठीक है, वो फॉरएवर से कनेक्ट कैसे करोगे आप उसको। लाइक उसने बोला कि मेरे को घर बनाना था, तो हमारे पास सीनियर्स में आपने देखा है कुछ वीडियोस रखते हो अपने पास में, किसने घर बनाया हो, ठीक है। कोई लड़की कहती है कि मेरा ड्रीम है गाड़ी लेना, आपके पास पड़ी है सिद्धि मैम की वीडियो, सिद्धि गायकवाड़ की पड़ी हो, अंजना ठाकुर की पड़ी हो, मनप्रीत किसी की पड़ी हो, जिसने अपनी डेटा होना चाहिए ना आपके साथ में। अगर आप उसने बना जो उसका ड्रीम है, उसको आप फॉरएवर से कैसे कनेक्ट करते हो, है ना। ये तो आपका ड्रीम है, ये हमारे फॉरएवर में मैम है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज ये कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो बंदे का ड्रीम है उसको कनेक्ट कैसे करोगे, फिर आप एंड में फॉरएवर के साथ कनेक्ट करोगे कि इस बिजनेस से ड्रीम कैसे पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो वो एक होता है प्रोसेस। अगर आपने अपना प्रोसेस सही कर लिया ना, पर्सन नहीं लूज हो सकता। पर्सन जाता क्यों है, आपकी कमी में, ठीक है। उसको हम डरा देते हैं, भगा देते हैं, पैनिक हो जाते हैं, एक साथ बता देते हैं उसको 2 चीज तो बता दिए, करना क्यों उसको बताया ही नहीं। कोई भी इंसान किसी भी काम को बिना वाय के नहीं करेगा, एक बात याद रखना, जब तक उसकी वाय नहीं है। आपको मैं बोलूं कि सभी उठ के ना बाहर जाके 1 किलोमीटर की दौड़ लगा के आओ, आप लगा के आओगे, आप क्यों, उधर गर्मी हो रही है, हम क्यों जाएं बाहर, ठीक है। बट अगर आपको बोल दे कि 1 किलोमीटर की दौड़ अगर आपने लगा ली तो आपकी विनिंग प्राइज 1 लाख रुपए मिल सकता है, तो अभी भाग जाओगे आप फोन छोड़ के सभी, इधर 1 किलोमीटर की दौड़ भाग के आते हैं, है ना। रीजन पता चल गया कि यार 1 किलोमीटर दौड़ लगा के 1 लाख रुपए मिल सकता है, तो क्या समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे कि 1 किलोमीटर की बात है, अभी जाते हैं दौड़ के, राइट। तो जब तक पर्पज नहीं पता लगेगा ना कि मिलेगा क्या, तब तक कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो उसके लिए 2cc, या तो हम पता क्या करते हैं, 2cc तो दिखाते हैं हम इतना बड़ा, और फॉरएवर दिखाते हैं इतनी सी। एग्जैक्टली है, 2cc है ही कुछ नहीं जो फॉरएवर की कंपेयर किया जाए। मैंने भी एस किया होगा, आप सबने भी किया है। मैंने एक बार एस किया, मैंने अपना 30K लगाया, ठीक है। मेरे पास प्रोडक्ट्स है, मैंने रिटेल किए, यूज किए, ठीक है। उसके बाद मैंने बिजनेस से करोड़ों रुपए कमा लिया। तो लगता है अच्छा 1 करोड़ बड़ा है 30,000 बड़ा है, बताओ जरा। मैं 1 महीने में अभी 8 बार एस कर सकता हूँ, इतना पैसा आता है मेरे को फॉरएवर से। 1 महीने में 8 बार एस कर सकता हूँ, 1 बार में 1 महीने में इतना पैसा फॉरएवर से मेरे को आता है। और बट हाँ, पहला एस करने में प्रॉब्लम होती है ना। वो तो क्योंकि वो बेस होता है यार, फाउंडेशन होती है वो हमारे करियर की, ठीक है। वहां पे कई लोगों को लगता होगा कि मेरे को एस में बहुत चैलेंज आया, ठीक है, आना चाहिए, वो फाउंडेशन बन रही है उसी के। जिसको स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंज आना स्टार्ट होएगा, वही तो आगे प्रॉब्लम्स को करना स्टार्ट करेगा, टैकल करना, राइट। तो मेन चीज क्या होती है, यहां तक समझ में आया, सच में समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। जो पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, कि प्रैक्टिकल पहले ड्रीम पता करने है, प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिकल करने का उसको समझाना है, ठीक है ना। फिर उसको इन्वेस्टेबल माइंडसेट बनाना है, ड्रीम को कनेक्ट करना है फॉरएवर के साथ। ये पॉइंट अगर आप लोगों ने जिसने समझे होंगे और अपना इन पे इंप्लीमेंट कर लेगा, तो भाई आपका पर्सन कोई नहीं लूज कर सकता आपसे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट रन देते हैं, ठीक है ना। मेरा हो गया क्योंकि फिर टाइम ज्यादा हो जाता है डेली। तो अभी नेक्स्ट हम इनवाइट करते हैं विशाल सर को, ठीक है। तो वो आपको बताएंगे